मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 9वां इकाई, जिसका नाम है आपका उपसंयोजी यौगिक। और इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। जनरली इस लेसन से आपका जो है आपका नामकरण है वो ज़्यादा पूछा जाता है और हम लोग नामकरण कर चुके हैं। आज हम जो है थोड़ा सा समयता के बारे में बात करते हैं। उपसंयोजी यौगिक में किस प्रकार की समयता होता है। वैसे आप समयता के बारे में पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं 11वीं क्लास में। समयता का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके गुण हैं और उनके जो संरचना सूत्र हैं उनमें अगर क्या होता है भिन्नता देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समयता कहते हैं। मतलब एक से अधिक ऐसे यौगिक जिनके आपके अणु सूत्र समान होंगे, लेकिन उनके गुण हैं और संरचना सूत्र हैं अगर उनमें भिन्नता होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समवयता कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि समान अणु सूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनके गुण और संरचना में क्या होता है, आपका भिन्नता होता है, वो समयता कहलाता है। तो वही समयता है, बट हम किसके लिए इसको पढ़ रहे हैं, हम लोग उपसंयोजी यौगिक के लिए पढ़ रहे हैं। तो समयता क्या होता है भाई, तो वो यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन गुण और संरचना क्या हो, आपका भिन्न भिन्न हो, तो वो जो यौगिक होते हैं वो एक दूसरे के समवायी कहलाते हैं। और यह जो गुण होता है वो आपका क्या कहलाता है, समवयता कहलाता है। तो समवयता अगर क्वेश्चन आएगा तो बताना भाई वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके गुण और संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं। और यह जो प्रक्रिया है वो समवयता कहलाता है, समवयता कहते हैं। तो ये तो हो गया समवयता। यहाँ आपके बुक में जो है कई प्रकार की समवयता क्या क्या गया है, दिया गया है। जैसे आपका पहला है आयनन समवयता, हम लोग देखने वाले हैं। आयनन समवयता, समवयवता क्या है ये देखने वाले हैं। दूसरा हमारा जो है हाइड्रेट समवयता क्या है, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। हाइड्रेट समवयता, समवयवता ये हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद बहुलीकरण समवयता क्या है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। बहुलीकरण समवयता, समवयवता ये भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा आपका बंधनी समवयता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से लगभग 5 समवयता है। ये समवयता हम लोग 1 बाई 1 करके देखने वाले हैं। और यहाँ से कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन कर भी देता है, तो इम्पोर्टेंट है बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले किसके पास भाई, हम लोग आयनन समवयता के पास चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो समवयता है, वैसे समवयता 2 प्रकार का होता है भाई। समवयता की बात करें, संरचनात्मक समवयता और त्रिविम समवयता। और संरचनात्मक समवयता में ऐसे समवयता जिनमें अणु सूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समवयता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या होता है, जो मेन जो समवयता होता है, ये समवयवता जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है संरचनात्मक समवयता, समवयवता, जिसके बहुत सारे प्रकार अभी जो हम लोग देखे हैं ये देखने वाले हैं। जैसे आयनन समवयता इसी के अंतर्गत देखेंगे, है ना। हाइड्रेट समवयता इसी के अंतर्गत देखेंगे। एक होता है त्रिविम समवयता, त्रिविम समवयता, समवयवता। त्रिविम समवयता में क्या होता है, हमारा 2 प्रकार के समवयता पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग ज्यामितीय समवयता, जो हम आगे देखेंगे, ज्यामितीय समवयता, ज्यामितीय समवयता। और एक दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशीय समवयता, प्रकाशीय समवयता। तो त्रिविम समवयता में 2 प्रकार के समवयता देखते हैं, ज्यामितीय और प्रकाशीय, जो आगे हम लोग 1 बाई 1 करके चलते हैं, देखते जाएंगे। तो फिलहाल हम किसको पकड़ते हैं, हम लोग अभी हम लोग पढ़ कर रहे हैं संरचनात्मक समवयता को। और इस संरचनात्मक समवयता का पहला जो प्रकार है वो हमारा कौन सा है, हमारा आयनन समवयता है। ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो समवयता होता है उसमें यौगिक का जो अणु सूत्र होता है ना, वो आपका क्या होता है, समान होता है। मतलब आयनन समवयता में जो भी यौगिक होता है, संकुल होता है, उस संकुल का अणु सूत्र समान होता है, लेकिन जो विलयन अवस्था में है ना, या जब उसका विलयन अवस्था में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, या जैसे उसको हम लोग जलीय विलयन बनाते हैं वो क्या हो जाता है, आपका आयनित हो जाता है। और इस प्रकार से वो अलग अलग आयन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो लिख सकते हैं वे संकुल जिनके अणु
अणु सूत्र समान होते हैं, समान होते हैं। तो क्या लिखे हम लोग? वे संकुल जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, या इस प्रकार के समवेता में अणु सूत्र ऐसे संकुल, या ऐसे भी लिख सकते हैं वे समवेता, वे यहाँ पर लिख देते हैं वे समवयवता जिसमें यौगिकों के अणु सूत्र इसमें भी नहीं जम रहा है, हम लोग वो लिखते हैं सिंपल जो लिख रहे थे। वे संकुल जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन विलयन अवस्था में आयनित होकर भिन्न भिन्न आयन दर्शाते हैं, भिन्न आयन को प्रदर्शित करते हैं, भिन्न आयन को प्रदर्शित करते हैं। आयनन समवेता कहलाते हैं, आयनन समवयवता कहलाते हैं। मतलब हम इसमें ये बोल सकते हैं कि हमारे जो है ऐसे संकुल जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग क्या करते हैं, विलयन अवस्था में डालते हैं, वो आयनित हो जाते हैं, और आयनित होकर के क्या करते हैं, भिन्न आयन क्या करते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके आयनन समवेता कहलाते हैं। और इस प्रकार की समवेता तब की स्थिति में उत्पन्न होता है, इस प्रकार की समवेता तब उत्पन्न होता है, इस प्रकार का समवेता तब उत्पन्न होता है जब केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ लिगेंड केंद्रीय परमाणु से जुड़ा लिगेंड उपसहसंयोजन क्या है हम लोग बता चुके हैं। उपसहसंयोजन क्षेत्र के आयन के साथ, वो भी कौन सा आयन? ऋण आयन के साथ विनिमय कर लेता है। तो आप बोल सकते हैं इसमें, मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि आयनन समवेता किसे कहते हैं भाई? तो आयनन समवेता में क्या होता है, ऐसे संकुल जिनके अणु सूत्र समान होता है लेकिन विलयन अवस्था में आयनित हो जाता है और भिन्न आयन को प्रदर्शित करता है, तो उस स्थिति में कहा होता है वहाँ पर आयनन समवेता। या वे समवेता जिसमें संकुल का अणु सूत्र समान होता है लेकिन विलयन अवस्था में, जलीय अवस्था में आयनित होकर के अलग अलग आयन को प्रदर्शित करता है, आयनन समवेता कहलाता है। इस प्रकार के समवेता तब की स्थिति में उत्पन्न होता है जब केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ कोई लिगेंड उपसंयोजन क्षेत्र के बाहर जो ऋणात्मक हमारा आयन होता है या ऋणात्मक आयन के साथ क्या कर लेता है, वो विनिमय कर लेता है, तब जाकर के आपका आयनन समवेता क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण की अगर हम क्या करें, बात करें, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, एक उदाहरण दिया गया है CO, कोबाल्ट बोलते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, NH3 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा दिया है SO4, या मैं यहाँ पर जो है Br लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? Br। तो ये Br है और ये कोष्टक के बाहर क्या है हमारा, SO4 है। तो ये हमारा क्या है, यौगिक का अणु सूत्र है, ये हमारा लिगेंड है। अब ये जो लिगेंड होता है अगर बाहरी
क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है इसके साथ आयन के साथ विनिमय कर ले तो इसकी स्थिति क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे दूसरा स्थिति में हम क्या करेंगे, CO ये हो जाता है आपका NH3 6 हो जाता है, ये जो सल्फेट है वो अंदर आ जाता है और ये हमारा जो Br है वो क्या हो जाता है आपका बाहर चल जाता है। तो इस तरीक़े से देख रहे हैं दोनों यौगिक का अणुसूत्र क्या है, समान है, बट जलीय अवस्था में दोनों का जो आयन होता है उस आयन में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। एक बार ब्रोमाइड आयन होता है और एक बार सल्फेट आयन होता है। तो यहाँ पर जो भी समयोता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनन समयोता कहते हैं। और नाम भी थोड़ा सा क्या हो जाता है भाई, चेंज हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है हमारा हेक्सा, ये हो जाएगा एमीन, क्योंकि एमीन पहले लिखते हैं, हेक्सा एमीन। ब्रोमीडो या ब्रोमो, ब्रोमीडो या ब्रोमो, और ये क्या हो जाता है हमारा कोबाल्ट, और इसमें 3 चार्ज होगा, है ना। और लास्ट क्या हो जाएगा आपका सल्फेट। तो ये बन जाता है हमारा, क्योंकि ये हमारा हो जाता है -2 और ये जाएगा तो ठीक। इसका नाम क्या हो जाता है हेक्सा एमीन, ये हमारा क्या हो जाता है हेक्सा एमीन। हेक्सा ये हो जाता है एमीन, ये सल्फेटो बोलते हैं इसको, सल्फेटो क्योंकि माइनस चार्ज वाला है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट सल्फेटो, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सा एमीन, फिर सल्फेटो, सल्फेटो, और ये क्या हो जाता है हमारा कोबाल्ट, ये 3 आयन होता है यहाँ पर, और लास्ट में ब्रोमाइड हो जाता है, ब्रोमाइड आयन को शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का अणुसूत्र तो एक जैसा है, बट जलीय विलयन में ये अलग अलग आयन को क्या करता है, शो करता है। एक बार सल्फेट को शो करता है और एक बार जो है आपका जो है ब्रोमाइड को शो करता है। इस कारण यहाँ पर जो भी समयोता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनन समयोता कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है भी, है ना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो आप इस तरीक़े से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि आयनन समयोता वह समयोता होता है जिसमें संकुल का अणुसूत्र क्या होता है आपका, रासायनिक संगठन जो होता है समान होता है, लेकिन जलीय अवस्था में, विलयन अवस्था में आयनित होकर के वो भिन्न भिन्न आयन को क्या करता है, दर्शाता है, आयनन समयोता कहलाता है। और इस प्रकार की जो समयोता होता है वो तब की स्थिति में उत्पन्न होता है जब केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ जो क्या होता है हमारा लिगेंड होता है, वो उप सहसंयोजन क्षेत्र के बाहर उपस्थित जो भी आयन होता है उनके साथ क्या कर लेता है, विनिमय कर लेता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है उत्पन्न होने की वजह से वहाँ पर आयनन समयोता देखने को मिलता है। तो इसको आपको ध्यान में क्या करना है भाई, रखना है। चलिए हम चलते हैं दूसरा की ओर। किधर चलते हैं हम लोग, दूसरा की ओर, ठीक है। कहाँ चलेंगे हम लोग, दूसरा की ओर। ये है हमारा हाइड्रेट समयोता। कौन सा है हमारा, हाइड्रेट समयोता। ये सेकंड नंबर है, बी नंबर है हाइड्रेट समयोता। हाइड्रेट समयोता क्या होते हैं, तो वे संकुल जिनका आपका संगठन क्या होता है, एक समान होता है, अणुसूत्र एक समान होता है, लेकिन जो जल के अणु होता है, ये जल के अणु जो है आपका एक तो लिगेंड के जैसा बिहेव करता है और एक जो है हमारा क्रिस्टली आपका जो है क्रिस्टली ठोस के जैसा बिहेव करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वह समयोता जिसमें संकुल का जो संगठन होता है समान होता है, लेकिन लिगेंड जो होता है, लिगेंड आपका जो है उप सहसंयोजन, या लिगेंड की बात करें, जल की बात करें तो जल जो होता है, जल जो है एक बार जो है किसके जैसा, वो लिगेंड के जैसा बिहेव करता है, और कभी जो है वो केंद्रीय धातु या क्रिस्टली ठोस के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो उस स्थिति में वो हाइड्रेट समयोता को प्रदर्शित करता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि हाइड्रेट समयोता वह समयोता होता है जिसमें संकुल का आपका जो संगठन है, अणुसूत्र है, वो समान होता है, लेकिन जल के अणु उप सहसंयोजन क्षेत्र के बाहर क्रिस्टली ठोस के जैसा बिहेव करे और उप सहसंयोजन क्षेत्र के अंदर वो लिगेंड के जैसा बिहेव करे। तो उस स्थिति में जो समयोता निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट समयोता कहते हैं, हाइड्रेट समयोता कहा जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कौन सा, हाइड्रेट समयोता। तो वह समयोता, वह समवयवता जिसमें वह समयोता जिसमें संकुल का संगठन और अणुसूत्र समान होता है, लेकिन जल के अणु का उप सहसंयोजन क्षेत्र
उप संयोजन क्षेत्र के बाहर क्रिस्टली ठोस के रूप में, क्रिस्टली ठोस के रूप में। तो हमने क्या लिखा, वह समयता जिसमें संकुल का संगठन अणु सूत्र समान होता है लेकिन जल के अणु का, है ना, जल के अणु उप संयोजन क्षेत्र के बाहर क्रिस्टली ठोस के रूप में और उप संयोजन क्षेत्र के अंदर लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जल के अणु उप संयोजन क्षेत्र के अंदर के बाहर क्रिस्टली ठोस के रूप में और उप संयोजन क्षेत्र के अंदर लिगेंड के रूप में व्यवहार करता है। तो इस स्थिति में उत्पन्न समवायता क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रेट समवायता कहलाता है। हाइड्रेट समवायता कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाइड्रेट समवायता क्या होता है। तो वह समवायता जिसमें जो भी संकुल होता है उसका संरचना सूत्र, संगठन अणु सूत्र समान होता है, लेकिन जल के जो अणु होता है वो उप संयोजन क्षेत्र के बाहर वो क्रिस्टली ठोस के रूप में उसको हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, और उप संयोजन के अंदर वो जो है हमारा क्या होता है, आपका लिगेंड के रूप में व्यवहार करता है। तो उस स्थिति में जो समवायता उत्पन्न होता है वो आपका हाइड्रेट समवायता कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम क्या करें, बात करें तो यहाँ पर एक उदाहरण आपका दिया गया है, ये दिया है क्रोमियम और यहाँ पर मैं कर देता हूँ H2O, यहाँ पर कर दिया OH2O और ये 6 H2O और क्या है हमारा 6। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया Cr, ये हो गया H2O, Cr H2O और ये हो गया 6, कोष्टक बंद हो गया और ये Cl3 दिया है। इसी को अगर मैं यहाँ पर फिर से लिख दूँ Cr, ये हो गया H2O और कोष्टक बंद हो गया और इसमें मैंने 5 कर दिया और एक Cl को यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर Cl2 और ये हो गया H2O। यहाँ पर हमने क्या कर दिया H2O। तो H2O यहाँ पर देखो, इसका नाम अगर मैं लिखूँ ऊपर वाला का तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा। हेक्सा 6 है तो क्या बोलते हैं भाई, हेक्सा। और ये हमारा हो जाता है एक्वा, हेक्सा एक्वा हो गया। उसके बाद क्या होगा हमारा क्रोमियम और कितना चार्ज होगा हमारा 3 चार्ज, 1 2 3, और ये हो जाता है क्लोराइड। तो यहाँ पर ये लिगेंड के जैसा बिहेव हो रहा है। यहाँ पर करेंगे तो क्या होता है हमारा पेंटा एक्वा 5 हो गया। फिर बोलते हैं क्लोरिडो भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा क्रोमियम, ये बोलते हैं हम लोग क्लोरोहाइड्रेट। यहाँ पर क्रोमियम के बाद आप क्या कर सकते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कितना दिखाएगा भाई हमारा, ये आपका ये तो 5 है, इधर आके हो जाएगा आपका 3 ही दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जल के अणु एक बार किसके जैसा बिहेव कर रहा है, हाइड्रेट के जैसा, और यहाँ पर बिहेव कर रहा है किसके जैसा, वो लिगेंड के जैसा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जल के अणु उप संयोजन क्षेत्र के अंदर बाहर अलग अलग रूप में क्या होता है, प्रदर्शित होता है। बाहर में आपका वो क्रिस्टली ठोस के रूप में और अंदर जो है हमारा वो जो है लिगेंड के रूप में अगर क्या होता है, प्रयोग होता है। तो वहाँ पर जो भी समवायता होता है वो समवायता आपका क्या कहलाता है, आपका हाइड्रेट समवायता कहलाता है, हाइड्रेट समवायता कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं भाई हाइड्रेट समवायता क्या होता है। तो हाइड्रेट समवायता वो समवायता होता है जिसमें संकुल का, है ना, अणु सूत्र उसका संगठन समान होता है, लेकिन जल के अणु जो होता है वो क्रिस्टली ठोस और हमारा लिगेंड दोनों के जैसा बिहेव करता है। उप संयोजन क्षेत्र के बाहर वो क्रिस्टली रूप में प्रयोग होता है और उप संयोजन अंदर क्षेत्र के अंदर वो
लिगेंड के रूप में जब उपयोग होता है तो यहाँ पर जो भी समूहता होता है वही समूहता आपका क्या कहलाता है, हाइड्रेट समूहता कहलाता है। और इस प्रकार से उदाहरण क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हमारा दिया है बहुलीकरण समूहता। बहुलीकरण समूहता क्या होता है भाई, तो बहुलीकरण समूहता का मतलब होता है कि वह समूहता जिसमें मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, समान होता है ना। अणु सूत्र की बात करें तो वो भी समान होता है, या ये बोल सकते हैं वह समूहता जिसमें यौगिक का मूलानुपाती सूत्र समान होता है तथा अणु सूत्र में जो यौगिक होता है वो एक सरल अनुपात के रूप में क्या होता है, आपका देखने को मिलता है। तो वह सूत्र जिसमें मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, समान होता है, तो वह समवयता समवयवता जिसमें यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, हमारा समान होता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वह समूहता जिसमें यौगिक का मूलानुपाती सूत्र समान होता है बट आणविक सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो वह समूहता जिसमें यौगिक का मूलानुपाती सूत्र समान होता है लेकिन है ना आणविक सूत्र क्या होता है, हमारा भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है और यौगिक सरल स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में पाया जाता है। और यौगिक सरल स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में पाया जाता है। सरल स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में या रेशियो में क्या होता है, पाया जाता है, रेशियो में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि बहुलीकरण समूहता क्या है, तो वे समूहता जिसमें यौगिक का तो अणु सूत्र क्या होता है, समान होता है। थोड़ा सा अणु सूत्र क्या होता है, आपका अलग अलग होता है और इसमें जो भी अणु होते हैं मूलानुपाती सूत्र में जो भी, वे एक सरल अनुपात में पाया जाता है। जैसे इसमें प्लेटिनम है, यहाँ पर अमोनिया है और साथ में हमारा क्या है, क्लोरीन है। इन तीनों का अनुपात 1:2:3 की स्थिति में सरल स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में पाया जाता है। और इतना सारा उदाहरण बहुलीकरण समूहता के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसमें इतना ही करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग उपसंयोजी समूहता। कौन सा समूहता, उपसंयोजी समूहता। उपसंयोजी समूहता क्या होता है, तो जब किसी संकुल में है ना, या जब दो प्रकार का संकुल हो, मतलब एक धनात्मक संकुल हो और ऋणात्मक संकुल हो। तो जब दो प्रकार का संकुल हो अर्थात एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संकुल हो और दोनों का उपसंयोजन संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उस स्थिति में क्या करता है, केंद्रीय परमाणु में क्या हो जाता है, आपका इस प्रकार से विनिमय हो जाता है। और विनिमय होने के पश्चात हमको जो भी संरचना सूत्र मिलता है, जो भी संरचना मिलता है, वो एक दूसरे के समवयी कहलाता है। और इस प्रकार का समूहता क्या कहलाता है, आपका उपसंयोजी समूहता कहलाता है। तो जब संकुल में है ना दो प्रकार का संकुल है, जब संकुल यौगिक दो प्रकार का हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, और दोनों संकुल का क्या हो, उपसंयोजी संख्या समान हो, तो केंद्रीय धातु आयन में क्या हो जाता है, लेन देन हो जाता है, विनिमय हो जाता है और एक अलग यौगिक को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जो समूहता जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, उपसंयोजी समूहता कहलाता है। थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, पहले लिख देते हैं, है ना। जब धनात्मक संकुल और किसी संकुल में, मतलब वे समूहता जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संकुल हो और दोनों का केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए उपसंयोजन संख्या समान हो, तो लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वह समवयता है ना जिसमें दो प्रकार के संकुल यहाँ पर हम लोग दे देते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संकुल, धनात्मक और क्या हो गया, ऋणात्मक संकुल। तो वह समूहता जिसमें दो प्रकार के संकुल धनात्मक और ऋणात्मक हो
और दो प्रकार के संकुल धनात्मक और ऋणात्मक संकुल हो, धनात्मक और क्या ऋणात्मक संकुल हो, और दोनों के उप सहसंयोजन संख्या, दोनों के उप सहसंयोजन संख्या समान हो तो उनके केंद्रीय धातु आयन के बीच विनिमय हो जाता है, तो प्राप्त समवायता क्या कहलाता है? उपसमय। तो दोनों समान हो तो उनके केंद्रीय धातु के बीच क्या हो जाता है हमारा? विनिमय हो जाता है, विनिमय हो जाता है। तो प्राप्त समवायता, तो उस स्थिति में प्राप्त समवायता, तो उस स्थिति में प्राप्त समवायता क्या कहलाता है हमारा? उप सहसंयोजी समवायता कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। मान लो हमारे समवायता में दो संकुल है, हमारा धनात्मक और ऋणात्मक है, और दोनों का उप सहसंयोजन संख्या क्या है? अगर समान है तो उस स्थिति में केंद्रीय धातु आयन के बीच में क्या हो जाता है? विनिमय हो जाता है। और उस स्थिति में जो समवायता बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? उप सहसंयोजी समवायता कहलाता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण यहाँ पर जैसे दिया गया है, ठीक है। एक हमारा दिया है CO और ये हमारा दिया है NH3 CO हो गया, और यहाँ पर क्या है भाई? NH3 है और 6 है। इसी प्रकार एक समवायता हमारा दिया है CO और यहाँ पर दिया है CN, यहाँ पर CN6। तो यहाँ पर देखो एक धनात्मक है और एक क्या हमारा? ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हम दोनों की बात करें और दोनों का उप सहसंयोजन संख्या क्या है हमारा? समान है। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं? किस रूप में लिख सकते हैं भाई? तो इसी को हम लोग उल्टा करके लिखें तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाएगा आपका CR और ये हो जाएगा आपका NH3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा CO CN6। तो यहाँ पर जो भी समवायता आपको देखने को मिलेगा वह समवायता आपका क्या कहलाता है? आपका उप सहसंयोजी समवायता कहलाता है। तो बोल सकते हैं कि उप सहसंयोजी समवायता जिसमें एक धनात्मक संकुल हो, एक ऋणात्मक संकुल हो, और दोनों की उप सहसंयोजन संख्या समान हो तो केंद्रीय धातु में क्या हो जाता है? विनिमय हो जाता है, और विनिमय होकर के इस प्रकार से कुछ दूसरा यौगिक का निर्माण करता है। तो वहाँ पर जो भी समवायता होगा वही समवायता आपका क्या कहलाता है? उप सहसंयोजी समवायता कहलाता है। तो इस तरीक़ा से उप सहसंयोजी समवायता को क्या किया जा सकता है भाई? बताया जा सकता है। तो ये हो गया उप सहसंयोजी समवायता। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बंधनी समवायता। ठीक है, कौन सा समवायता हमारा? बंधनी समवायता। बंधनी समवायता क्या होता है? ये समवायता जो है उभय दंतुर जो क्या होता है? लिगेंड में क्या होता है? आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उभय दंतुर जो लिगेंड होता है उसके पास क्या होता है? 2 दाता परमाणु होता है, और उस स्थिति में वो अलग अलग स्थिति में क्या होता है? जब केंद्रीय धातु आयन से जब जुड़ जाता है तो वहाँ पर जो भी समवायता आपको देखने को मिलता है वही आपका क्या कहलाता है? बंधनी समवायता कहलाता है। तो पहली बात तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार की समवायता, इस प्रकार की समवायता है ना, किसमें भाई? उभय दंतुर लिगेंड में, है ना, होता है। उभय दंतुर लिगेंड में देखने को मिलता है।
उभयदंतुर लिगेंड के द्वारा होता है। मतलब इस प्रकार के समझौता उभयदंतुर लिगेंड में देखने को मिलता है, में देखने को क्या करता है हमारा मिलता है, क्योंकि उभयदंतुर लिगेंड के पास उभयदंतुर लिगेंड के पास है ना एक से अधिक दाता परमाणु होता है। दाता परमाणु होता है। दाता एक से अधिक क्या होता है भाई? दाता परमाणु होता है, जो अलग अलग स्थिति में केंद्रीय परमाणु से जुड़कर अलग यौगिक देता है। अलग यौगिक देता है। अलग अलग क्या करता है? यौगिक देता है। तो यहाँ पर संरचना तो इस स्थिति में समवयवता बंधनी समवयवता कहलाता है। बंधनी समवयवता कहलाता है। ये हो गया बंधनी समवयवता कहलाता है। ठीक, तो ये कैसे होता है? तो यहाँ उदाहरण से आप समझते हैं। ज़्यादातर उदाहरण इसको क्या करता है? फोकस करता है, ज़्यादा समझाता है। जैसे हमारे पास दिया है Cr, ये दिया है आपका H2O, और यहाँ पर एक उभयधर्मी समवयवता है NO2। क्या है हमारा? NO2। ठीक है, ऐसा आपको क्या किया गया है? दिया गया है। तो उसको आपको जानना है। ये 2+ चार्ज दिया है यहाँ पर। कौन सा चार्ज? 2+ चार्ज। ओके, 2+ चार्ज है, क्योंकि ये -1 होगा तो इधर जाके आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो नाम दिया गया है वो नाम किसका है भाई हमारा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पेंटा एक्वा लिख देता हूँ मैं। पेंटा एक्वा और ये होता है नाइट्रो होगा, फिर नाइट्रो। ठीक है, क्या होता है हमारा? ये नाइट्रो। ये होता है क्रोमियम 3 आयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 आयन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये हमारा जो NO2 है, इसको हम लोग सामान्य स्थिति में नाइट्रो, क्योंकि इसके 2 पक्ष होते हैं, C डबल बॉन्ड O। तो इसके पास ये जो ऑक्सीजन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ये नाइट्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यदि नाइट्रोजन क्या करता है? केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस स्थिति में हम इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है? पेंटा एक्वा नाइट्रो क्रोमियम आयन होता है। अगर मान लो नाइट्रोजन ना करके यहाँ पर कौन करे इलेक्ट्रॉन डोनेट? वहाँ पर ऑक्सीजन करें, तो यही स्थिति क्या हो जाता है? आपका चेंज हो जाता है। H2O 5 होता है, और ये हमारा ON डबल बॉन्ड O हो जाता है, और इस स्थिति में इसका नाम जो होता है वो नाम हो जाता है आपका पेंटा एमीन। और ये क्या हो जाता है हमारा? नाइट्रीटो क्रोमियम। और ये 3 आयन को क्या करता है? शो करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उभयदंतुर जो क्या होता है हमारा जो लिगेंड है, वो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन अगर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है केंद्रीय धातु आयन को, तो नाइट्रो समूह को शो करता है, मतलब एक अलग यौगिक देता है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन डोनेट करता है तो उसको हम लोग नाइट्रीटो बोलते हैं। तो वहाँ पर आपका स्थिति क्या होता है? अलग होता है। तो यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो समवयवता होता है वही आपका क्या कहलाता है? बंधनी समवयवता कहलाता है। बंधनी समवयवता के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, यह कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो संरचनात्मक समवयवता होता है वो यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। कल हम लोग जो है नेक्स्ट समवयवता, त्रिविम समवयवता, जिसमें प्रकाशीय समवयवता है, ज्यामितीय समवयवता है, वो देखने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं भैया, आगे का टॉपिक करने वाले हैं।